शिखा की शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन वो अपने ससुराल वालों को एक वारिस नहीं दे पाई। शिखा के ससुराल वाले और उसका पति उससे बहुत नाखुश है। एक दिन शिखा की सास बिना किसी कारण उसके ऊपर बरस पड़ती है। बहू, पड़ोस वाले मिश्रा जी की बहू का तीसरा बच्चा हुआ है। अभी अभी खुशखबरी सुना कर गए हैं और मिठाई देकर गए हैं। और एक तू है जो हमारे वंश को एक बच्चा नहीं दे पाई। माँ जी, पर इसमें मेरी क्या गलती? मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, कितने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन फायदा क्या हुआ बहू? बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाती है, महंगा महंगा ट्रीटमेंट करवाती है। देख बहू, अब मैं तेरे ऊपर और पैसे बर्बाद नहीं कर सकती। बेहतर यही होगा कि तू चली जा अपने मायके। माँ जी, अपने मायके क्यों? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, यही मेरा घर है। शिखा अपनी सास को समझा रही होती है कि तभी वहां शिखा का पति संजीव आ जाता है। क्या हुआ माँ, आज इतने गुस्से में क्यों हो? देख बेटा, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तुझे अपनी बीवी और माँ में से किसी एक को चुनना है। या तो शिखा इस घर में रहेगी या मैं। और अगर कल तक शिखा इस घर से नहीं गई तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। संजीव माँ की बात सुनकर सोच में पड़ गया कि अब वो क्या करे। अगले दिन संजीव शिखा को उसके मायके छोड़ने चला गया। रास्ते में शिखा ने संजीव से पूछा, संजीव, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप माँ जी के कहने पर मुझे मेरे मायके छोड़ने जा रहे हैं। शिखा, मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। तुम जरा माँ की तरह सोच कर देखो ना। उनका कहना भी तो गलत नहीं। तुम हमें एक बच्चा भी नहीं दे पा रही हो। तो क्या ये सब मेरे हाथ में है? आप सब मेरी जगह खुद को रखकर क्यों नहीं देखते? मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन माँ ने मुझे धमकी दी है कि अगर तुम घर से नहीं गई तो वो कहीं चली जाएंगी। देखो, फिलहाल तुम कुछ दिन अपने मायके में रहो। जब माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाकर ले जाऊंगा। और अगर माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो? संजीव शिखा के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि इसके जवाब में शिखा की बेबसी छिपी थी। शिखा अपने मायके आ गई, लेकिन शिखा के भाई अंशुल और माँ मंजू ने शिखा की परेशानी सुने बिना ही उसे सुनाना शुरू कर दिया। शिखा, तुम बोल रही हो कि तुम्हारी सास ने तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन क्यों? बेटा, समदन जी ऐसी नहीं है, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। माँ, भैया, आप दोनों मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। आप ही बताओ, जो चीज़ मेरे हाथ में है ही नहीं वो मैं कैसे कर सकती हूँ? शिखा, तुमने हर बार अपनी मनमानी की है। हमने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारी सास से बात करूंगा, और अगर गलती तुम्हारी निकली ना तो फिर तुम मुझे जानती हो। अंशुल अपनी बहन को डांट ही रहा था कि वहां उसकी पत्नी अंकिता आ जाती है। अंशुल जी, मैं कब से देख रही हूँ, आप अपनी बहन को कितना डांट रहे हो। अभी तो घर में आकर खड़ी हुई है वो, उसे कुछ खाने पीने दो, थोड़ा आराम करने दो। अंकिता, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम इसके दुश्मन हैं? आप इसके दुश्मन नहीं हो, लेकिन दोस्त वाली हरकत भी नहीं है आपकी। शिखा पहले से ही इतनी परेशान है, और परेशान क्यों कर रहे हो उसे? चलो शिखा, कुछ खा लो पहले। नहीं भाभी, रहने दो। माँ और भाई की बातों से पेट भर गया मेरा। शिखा वहां से चली जाती है। अंशुल शिखा की सास से बात करने के बाद कहता है, माँ, शिखा की सास तो बहुत गुस्से में है। वो शिखा के बारे में बहुत बुरा बोल रही है। कह रही है कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेटी कभी माँ नहीं बन सकती तो उसे हमारे सर पर मरने की क्या ज़रूरत थी। ये कैसी बात कर रही है शिखा की सास? माँ, कहीं शिखा जानबूझकर तो ये सब नहीं कर रही ना? अंशुल की बात सुनकर अंकिता अपने पति और सास को समझाती है। आप दोनों को ऐसा क्यों लग रहा है कि शिखा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है? वो पहले ही इतनी दुखी है। आप दोनों को उसका साथ देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आप दोनों को तो उसके जख्मों पर नमक छिड़कने से ही फुर्सत नहीं। कौन औरत ऐसा चाहेगी कि वो जानबूझकर मां ना बने? अंकिता के समझाने का उनके पति और सास पर कोई असर नहीं पड़ता। अब शिखा अपने मायके में रह तो रही है, लेकिन उसका भाई और माँ उसके साथ गैरों की तरह बर्ताव करते हैं। एक दिन शिखा सबके लिए नाश्ता बना रही थी तो शिखा, तुम्हारी भाभी कहाँ है? उनके सर में थोड़ा दर्द था तो आज नाश्ता मैंने बना दिया। देखो, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम 4 दिन की मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। माँ, मुझे नहीं करना नाश्ता, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूँगा। माँ, भैया ने तो कुछ नहीं खाया। क्यों करते हैं ऐसा? चलिए,
आप भी कुछ खा लीजिए। तेरी वजह से मेरा बेटा भूखा घर से निकल गया और मैं खा लूं? नहीं खाना मुझे भी कुछ भी। मंजू भी वहाँ से चली जाती है। अपने मायके वालों के बर्ताव से शिखा को बहुत दुख होता है। अब वो हमेशा चुप चुप और अपने कमरे में रहती। अंकिता से अपनी ननद की ये हालत देखी नहीं गई तो वो अपनी ननद को लेकर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर चली गई। शिखा, तुम्हें समझ में आया डॉक्टर ने क्या कहा? तुम माँ बन सकती हो। भाभी, लेकिन कोई भी इसके लिए राजी नहीं होगा। हम घर वालों को कैसे समझाएंगे? पहले बात करके तो देखते हैं, क्या पता हमारी बात मान ही ले। शिखा अपने पति और सास को अपने मायके बुलाती है और सभी को आईवीएफ के बारे में बताती है। शिखा, तुम पागल हो गई हो। और अंकिता, तुम भी शिखा की बातों में आ गई। मैं शिखा की बातों में नहीं आई, बल्कि मैं ही शिखा को वहां लेकर गई थी। और इस पे बुराई क्या है? अंशुल बेटा, एक तो तुम्हारी बहन हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती, ऊपर से तुम्हारी पत्नी उसे न जाने कहाँ कहाँ ले जा रही है। पता भी है इसमें कितना पैसा लगेगा। आंटी जी, वैसे भी तो आप शिखा के इलाज में कितना पैसा उठा चुकी हैं, थोड़ा और सही। अंकिता, चुप हो जाओ। एक तो तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। जब डॉक्टर जवाब दे चुके हैं कि शिखा माँ नहीं बन सकती, तो कैसी बातें कर रही हो तुम? न जाने कहाँ से कौन सा जादू टोना निकाल कर लाई हो। माँ जी, ये जादू टोना नहीं बल्कि साइंस का चमत्कार है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा निसंतान दंपति माँ बाप बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। देखो समदन जी, आप अपनी बेटी और बहू के दिमाग का इलाज करवाओ। मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। चलो संजीव बेटा। शिखा की सास और उसका पति वहाँ से चले जाते हैं। अंकिता और शिखा सबको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता। शिखा और भी ज़्यादा निराश हो जाती है। देखा भाभी, यहाँ कोई हमारी बात सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ संजीव को तैयार करना है। अगर वो तैयार हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। हमें संजीव से एक बार और मिलना होगा। अंकिता और शिखा संजीव से मिलने जाती है। संजीव को बहुत समझाती है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है, अंकिता भाभी, आपका समझाना बेकार है। माँ नहीं मानेंगी और लोग क्या कहेंगे? संजीव, आप कब तक लोगों की सुनते रहेंगे? बच्चा आपको और शिखा को चाहिए, लोगों को नहीं। आप देखिएगा, जब बच्चा आपकी गोद में आ जाएगा ना, तो आप सारी बातें, सारी परेशानियां भूल जाएंगे। और ये बात भी तो सही है ना कि आप शिखा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ के कहने पर आपको शिखा से दूर रहना पड़ रहा है। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? अगर जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। आप देखना, जब आपके घर में बच्चा आ जाएगा ना, तो आपकी माँ से ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। आप ठीक कह रही हैं भाभी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज ही शिखा को अपने घर ले जाऊंगा और कल शिखा और मैं आईवीएफ सेंटर ज़रूर जाएंगे। संजीव अंकिता की बातों को समझ पाता है और इस तरह अंकिता ने अपनी प्यारी ननद शिखा का घर टूटने से बचा लिया। दिशा का परिवार बहुत ही प्रगतिशील सोच रखता था। सास, बहू, पति सब मस्ती से रहते थे। लेकिन एक बार, अरे दीदी, इतने सालों बाद कहाँ चली गई थी आप? पता है कितने परेशान से हो गए थे हम लोग। अरे क्यों ऐसा कहा? कौन सा किसी के साथ भाग गई थी मैं? वो तो भोले ने कहा आ जाओ तो चली गई मैं। तभी मासूम सी बहू भी आ जाती है। भोले कौन माँ जी? फूफा जी का नाम है क्या? ओ, तो ये है बहू। बच्ची उठा लाए तुम लोग तो। अभी तो इसकी खाने पीने की उम्र है भाई। तो चले खेलने बाहर लंगड़ी टांग। बहू, जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए नहीं तुझे इस घर की बहू बने, लेकिन तुमने तो दांत दिखाना भी शुरू कर दिया है। कैसी बात कर रही हैं बुआ जी? 4 साल हो गए मेरी शादी को। सास समझ जाती है कि हर बात को क्लियर करने वाली बहू कहीं बुआ सास से पंगा ना ले ले। ये सोचकर वो बहू से कहती है, अब जाकर चाय बना ला बेटा। बुआ जी परेशान होकर आई है ना, कम से कम तो कम बोल बहू। अंदर जा बेटा। हाँ 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 भाभी, कुछ तो सिखाओ बहू को। बच्चों को तो कोई खास शिक्षा दी नहीं, अब बहू को भी मन मर्जी का बना लो। क्या दीदी, बात तो कर रही हूँ ना, क्यों परेशान हो रही हैं आप? बहू अंदर चली जाती है। शाम होते होते बहू की तबीयत खराब हो जाती है और वो सो जाती है।
अरे संध्या का वक्त है, बहू ज्योत बत्ती करेगी या नहीं? अब वो क्या है ना दीदी, ज्योत बत्ती की जिम्मेदारी मेरी ही है। अब घर के बूढ़े बुजुर्ग ही तो भगवान को संभालेंगे ना। ये बच्चे घर का काम ही कर ले वही बहुत है। बच्चे? कौन बच्चे? तेरी बहू के बच्चे काम करने लायक हो गए क्या है? अरे नहीं नहीं, बहू को ही बच्चा बोल रही हूँ मैं। वो क्या है ना, रसोई संभाल लेती है, वो घर मैं संभाल लेती हूँ। चल पड़ती है गृहस्थी की गाड़ी, सबके साथ, सबके विकास के साथ। बड़ी आई, ना साथ दिख रहा है ना विकास। उतने में विकास आ जाता है, जो कि उस घर का बड़ा बेटा है, बहू का पति और सास का बेटा। अरे वो देखो विकास आ गया। विकास आजा बेटा, बुआ के पास बैठ जा। हाँ बेटा बैठ जा। और बता, कैसी चल रही है तेरी नौकरी चाकरी, सब ठीक तो है ना? हाँ बुआ जी, लेकिन आप इतने साल से कहाँ चली गई थी? सब कितने परेशान है पता है आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब जानती हूँ मैं। वो क्या है ना, ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाने के लिए चली गई थी मैं। तभी बहू आ जाती है, अलसाई सी ऊँघते हुए। ए जी कब आए आप? रुकिए मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। रुक रुक जा, पहले हाथ मुंह पैर धो फिर जाना किचन में। घर को शुद्ध करके रखना जरूरी है और खुद को भी। हाँ लेकिन मैं तो अपने कमरे से आई हूँ। तो क्या बिस्तर पर कैसे कैसे पैर रखकर चढ़ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, सब तो पता है तुझे। जा जाकर हाथ धो, और हाँ मेरे पैर ना छुआ कर बार बार गंदे हाथों से। ये बोलकर वो विकास की पीठ पर हाथ फेरने लगती है। तुझे देखती हूँ तो पापा और भैया की याद आती है। तू तो मेरे गले लग जा बेटे। पर बुआ जी वो तो बाहर से आ रहे हैं, और बाहर तो। अरे बहू जा जाकर ना हाथ पैर धो कर आ, चाय लेकर आ। बहू समझ जाती है कि सास उसे कह रही है कि बेटा 2-4 दिन की बात है, झेल ले, फिर ये भी चली जाएंगी। बहुत चपर 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 जबान खुलवा दी है तुम लोगों ने इसकी। अरे इतना कौन बोलता है जी। खैर हम लोगों को क्या है, जीवन भर तुम लोगों को ही झेलना है ऐसी बहू। बेटा किसे ब्याह लाया तू? विकास भी चुप रहता है। उसे बुआ की आदत पता होती है कि कोई भी बात उन्हें बुरी लगी तो बुआ घर आना जाना सब छोड़ देगी। उधर बहू की तबीयत खराब हुए 3 दिन हो जाते हैं, एक दोपहर। बहू, ओ बहू, जरा बुआ जी के लिए खाना तो लगा दे बेटा। हाँ माँ जी ला रही हूँ। वैसे मुझे ना बहुत नींद आ रही है, कमर भी दर्द के मारे कटी जा रही है। हो सके तो आप ही लगा दीजिए ना खाना। अच्छा बहू ठीक है, मैं ही रोटी सेंक देती हूँ, तू आराम कर ले। वैसे भी अभी तो सास के शब्द पूरी तरह से जबान तक भी नहीं पहुंचे थे कि बुआ सास जोर जोर से चिल्ला पड़ती है। अरे चलो, हम ना खा रहे हैं आपके हाथ की रोटी, न चावल ना खाना। बहू ही खाना बनाकर खिलाएंगी तो खाएंगे, नहीं तो रहनी दो। अरे खाना तो उसी ने बनाया है दीदी, मैं तो सिर्फ 2 रोटी सेंक रही हूँ। बोल दिया सो बोल दिया, नहीं तो हम चले घर। सास फिर बहू को आवाज़ देती है और उसे ही खाना लगाने को कहती है। बहू भी समझ जाती है कि सास पर प्रेशर होगा। वो फटाफट किचन में जाती है और खाना बनाने लग जाती है। तभी सास की फिर से आवाज़ आती है। बहू वो क्या है ना, तेरी बुआ को मेरे हाथ का आम का अचार भी पसंद है, तो वो भी रख देना एक एक। बहू अचार भी रख देती है और ले आती है थाली बुआ सास के सामने और कहती है, माँ जी आप जानते हैं अभी मेरे पीरियड्स पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। आप प्लीज़ मुझे अब सोने दे, मेरी कमर टूट रही है। हाय रे, जैसे ही बुआ सास ये सुनती है खाने को थूक देती है। पीरियड्स? बहू तो महीने से है और ऐसी हालत में तूने मुझे ना सिर्फ खाना लगाया, इस अचार को भी हाथ लगा दिया। घोर कलयुग है, घोर कलयुग। अरे बहू तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? और भाभी आप भी। हाय रे, सास को तो मानो लगता है कि क्या ही हो गया। बहू महीने से है ना कि पेट से जो मैंने काम करा लिया तो दीदी को इतनी परेशानी हो गई। अरे दीदी पेट से नहीं, महीने से है ये, काम तो करना पड़ेगा ना, क्या सारा दिन सोती रहेगी? अरे महीने से है, अछूत दूर रखो इसे। खुद का तो कोई दीन ईमान नहीं, ऊपर से हम लोगों को भी अपवित्र कर रही है।
पता नहीं कैसे कैसे माँ बाप होते हैं जो लड़की को बिना पढ़ाए सिखाए भेज देते हैं। अरे भेज क्या, मर देते हैं किसी के सर पर। बहू बहुत दुखी हो जाती है। शादी के बाद से वो पति के प्रेम में ही अपने ससुराल में रह रही होती है, उस माँ बाप को छोड़कर जिसने उसे पलकों पर बिठाया। लेकिन आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, लड़की को ये करना ही होता है। हाँ, माना दीदी कि उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया कि महीने में किचन में नहीं जाते, लेकिन कभी मैंने भी तो ऑब्जेक्शन नहीं लिया ना। अरे दीदी, मैंने ना ये वहम कभी पाला ही नहीं कि ऐसे में घर की चीज़ें ना छुए। मैं इकलौती थी, मेरी सास ने कुछ नहीं कहा। वो भी इकलौती है तो उसकी सास ने भी कुछ नहीं कहा। और कल को मैं मर जाऊं तो क्या मेरा विकास भूखा रहेगा? क्यों? इस घर की तो ये परंपरा है ना कि घर के लड़के काम नहीं करेंगे। जिसको मेरी सास ने बताया, वो तो भला हो मेरी बहू का, जिसने खुद ही सारा संभाल लिया। ना मुझे कुछ करने देती है, ना मेरे बेटे को। रहने दो दीदी, अगर बेइज्जती ही करनी थी तो मुंह पर बोल देती, क्यों घुमा कर बात कर रही हो? माँ ने कुछ नहीं कहा तुमको कभी भी, झूठ ना बोलो। हाँ दीदी, मैं यही तो बोल रही हूँ कि माँ जी ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए तो मैंने भी अपनी बहू को कुछ नहीं कहा। दीदी, इन बच्चों की उम्र ही क्या है? शादी हो गई तो कल की बेटी आज की जिम्मेदार बहू कैसे बन सकती है? मैं तो देखो आज तक नहीं बन पाई। ना बन पाओगी। अरे बहुओं को बेटी समझने की गलती करोगी ना भाभी तो यही होगा। महीना चल रहा है और अचार में हाथ लगा दिया। अरे हाथ धोकर ही लगाया था। वैसे भी दीदी, कभी गंदे हाथ से अचार छू कर देखो, वैसे भी खराब हो जाते हैं। तुम पागल हो गई हो, बिल्कुल पागल। मैं जानती हूँ तुम क्यों बहू को इतना सर पर चढ़ा रही हो। डर रही हो कि कुछ कहोगी तो घर से बाहर निकाल कर फेंक ना दे। अरे डर डर कर जी रही हो, तभी तो सबको मनमानी करने दे रही हो। एक बार अपना फैसला सुना कर देखो। ये लोग घर से निकाल दे तो मेरा नाम बदल लेना। मैंने भी रोक टोक की थी तो बहू ने निकाल दिया। बेटे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने तो भगवान का सहारा लिया। वृंदावन में रही, वहीं खाया पिया, लेकिन झुकी नहीं। तभी विकास आ जाता है। बुआ जी, तो आपको भैया ने घर से निकाल दिया था, तभी आप वहाँ ना जाकर यहाँ आई, और जो गलतियाँ आपने अपने ही घर में की अब यहाँ भी कर रही हैं। बुआ, जीवन किसी को परेशान करके नहीं, सबके साथ चलने में है, और माँ को घर से निकालने का तो हम सोच भी नहीं सकते। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं समझ गई। पुरानी सोच के साथ नई जिंदगी नहीं चल सकती। नीता अपने पति समीर के साथ रहती है। दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं और समीर की माँ सुमिता देवी घर संभालती है। हालांकि घर संभालने के लिए नीता भी उसकी मदद करती है, लेकिन उसकी सास फिर भी नीता से खुश नहीं रहती। सुमिता को अपनी बहू पर शक होता है कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है, इसलिए वो अपने बेटे को उसके खिलाफ भड़काती रहती। नीता बहू, तुम्हें बस ऑफिस का काम करना आता है, थोड़ा घर पर भी ध्यान दिया करो। क्या हुआ मम्मी जी? ये देखो, तुमने नाश्ता बनाया है तो सारा किचन बिगाड़ दिया। ऑफिस में भी ऐसे ही काम करती हो क्या? मम्मी जी, मैं अभी किचन की सफाई कर देती हूँ। अरे रहने दे बहू, तुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, फिर तेरा मजनू पति मुझे ही सुनाएगा। मम्मी जी, मेरे मजनू पति आपके बेटे हैं। हाँ, पता है मेरा बेटा है, पर अब मेरा नहीं रहा ना, वो तो तुम्हारा हो गया है। चल अब ज्यादा बातें मत बना और ऑफिस के लिए तैयार हो जा। सुमिता घर के काम में लग जाती है। समीर और नीता ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम को जब समीर घर आता है तो सुमिता कहती है, अरे तेरी बीवी कहाँ है? मम्मी, उसका कॉल आया था मेरे पास, वो थोड़ा लेट आएगी, आज उसके ऑफिस में बहुत काम है। बेटा, तूने ना अपनी बीवी को बहुत छूट दे रखी है। अच्छा नहीं लगता कि घर की औरतें रात को घर पर लेट आए। मम्मी, आप क्यों ऐसी बातें करती हो? मेरे ऑफिस में भी कभी कभी ज्यादा काम होता है तो मैं भी तो लेट आता हूँ, लेकिन आप मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं बोलती। बेटा, तू ना अपनी बीवी पर आंच मत आने दिया कर और छूट देना उसे। मुझे क्या है, जब हाथ से निकल जाएगी तब पता चलेगा तुझे। सुमिता अपने बेटे को सुना रही होती है कि तभी वहां पर नीता भी आ जाती है। समीर नीता से पूछता है, अरे नीता, तुम तो आज देर से आने वाली थी ना, तो जल्दी कैसे आ गई? अरे वो मैं ऑफिस में काम कर रही थी ना, तो मेरे बॉस ने कहा कि तुम जा सकती हो, ये काम इतना अर्जेंट नहीं है, तुम कल कर लेना। तो मैं आ गई घर। अच्छा किया बहू जो तू घर आ गई,
घर की बहू बेटियां समय से घर आ जाए तभी ठीक रहता है। जाओ कपड़े चेंज कर लो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, मैं खाना लगा दूंगी, बस अभी आती हूँ। नीता वहां से चली जाती है। तभी सुमिता समीर से कहती है, देखा समीर, तेरी बीवी को कोई काम नहीं था, बस बहाना बना रही थी। लगता है जरूर अपने आशिक से मिलने का प्लान किया होगा। जब वो नहीं आया इससे मिलने तो ये महारानी आ गई घर। मम्मी, जब वो घर पर लेट आने वाली थी तब भी आप उसकी बुराई कर रही थी। अब वो जल्दी आ गई तब भी आप उसी की बुराई कर रही हो। अब क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? मुझे नीता पर पूरा भरोसा है और आप भी भरोसा करना सीख लो। ये बोलकर समीर वहां से चला जाता है। इसी तरह सुमिता किसी न किसी बात पर समीर को नीता के खिलाफ कुछ न कुछ बोलती रहती, लेकिन वो अपनी माँ की बात को इग्नोर कर देता। एक दिन नीता ऑफिस जाने की तैयारी करती है। समीर, देखो ना कैसी लग रही हूं मैं, मेरे बाल ठीक है ना? नीता, तुम फिजूल में नर्वस हो रही हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है, चलती हूँ मैं, शाम को मिलते हैं, बाय। अरे बहू, बिना नाश्ता किए इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? और आज तुम इतनी तैयार होकर ऑफिस क्यों जा रही हो? मम्मी जी, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगी, बाकी बातें समीर आपको बता देंगे। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। नीता वहां से चली जाती है। यह सब क्या है समीर? तुम्हारी बीवी इतना बन ठन कर ऑफिस गई है और तुमने उसे कुछ नहीं कहा? मम्मी, आज उसके ऑफिस में पार्टी है जिसमें नीता के बॉस ये अनाउंस करेंगे कि नीता की प्रमोशन हो गई है। तो उसे आज के दिन सबसे अच्छा दिखना चाहिए ना। नीता के बॉस उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे? मम्मी, आप ऐसी बातें क्यों करती हो जिससे कि मुझे गुस्सा आए? नीता को प्रमोशन उसकी मेहनत और काबिलियत की वजह से मिली है, किसी की मेहरबानी की वजह से नहीं, समझे? अरे बेटा, तेरी आंखों पर तो तेरे बीवी के प्यार का पर्दा पड़ा है, इसलिए तुझे सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जिस दिन तुझे सच पता चलेगा ना, बहुत पछताएगा बेटा। ये बोलकर सुमिता वहां से चली जाती है। समीर को अपनी माँ की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नीता अपने ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी। वो घर पर होते हुए भी फोन पर ऑफिस के स्टाफ से बातें करती रहती। हेलो विनोद, कल जो क्लाइंट फाइल देकर गया था ना, वो मेरे घर लेकर आ जाओ ना। बहू, किस लड़के से बात कर रही हो? कौन है ये विनोद? मम्मी, मेरे ऑफिस में काम करता है, जूनियर है मेरा। तो घर क्यों बुलाया इसे? मम्मी, मुझे एक फाइल चाहिए थी, इसलिए। सुमिता ये सुनकर सीधा अपने बेटे के पास गई। समीर, क्या है ये? अब क्या है मम्मी? पहले तो तेरी बीवी अपने आशिकों से बाहर ही मिलने जाती थी, अब उन्हें घर में भी बुला रही है। मम्मी, आपने फिर से वही राग आलापना शुरू कर दिया। मत कर मेरी बात पर यकीन। जब वो आएगा ना घर में, तब अपनी आंखों से देख लेना। थोड़ी देर बाद विनोद घर में आता है और नीता को फाइल देकर चला जाता है। देख लिया बेटा, तूने अपनी धर्म पत्नी की हरकतें। मम्मी, वो विनोद है, नीता के ऑफिस में काम करता है, उसका जूनियर है। आप ना बिना कुछ सोचे समझे बोल देती हो। मत करना मेरी बातों पर विश्वास। जब तुझे इसके धोखे का पता चलेगा ना, तब मेरी बात तेरे दिमाग में आएगी। सुमिता वहां से चली जाती है। एक दिन नीता ऑफिस से घर लेट आती है। बहू, आज इतना लेट कैसे हो गई? माँ, ऑफिस में काम ज्यादा था ना, इसलिए। काम ज्यादा था या किसी से मिलकर आई है? मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं आप मुझ पर शक करती हो? सही तो बोल रही हूँ बहू। तुम दिन रात लड़कों से बात करती रहती हो, लड़कों को घर पर बुलाती हो, और मैं तुम पर शक भी ना करूं। बस मम्मी जी, आपने हद ही पार कर दी आज। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। समीर, समीर यहाँ आओ जल्दी। नीता की आवाज सुनकर समीर वहां आ जाता है। नीता उसे सारी बात बताती है। समीर अपनी माँ से कहता है, मम्मी, आप मुझ पर शक क्यों नहीं करती? हमेशा नीता पर ही शक क्यों करती हो? बेटा, तू ऐसा नहीं है। तो मम्मी, क्या मेरी बीवी ऐसी है? प्लीज मम्मी, आप ऐसी बातें मत किया करो। मुझे मेरी बीवी पर पूरा भरोसा है। तुझे मुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन कल की आई इस लड़की पर भरोसा है। मम्मी, आप मेरे बारे में भी कभी कुछ क्यों नहीं कहती हो? मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ और मेरी सेक्रेटरी रोजी है, जो कि लड़की है। वो जब मर्जी घर पर आ जाती है। आपने मेरे बारे में क्यों ऐसा नहीं सोचा कि मेरा चक्कर चल रहा है रोजी के साथ? मेरे पास भी कितनी लड़कियों के कॉल आते हैं, वो घर पर भी आती है, और मैं तो अक्सर घर पर लेट आता हूँ। लेकिन आपने कभी भी मेरे बारे में ऐसा नहीं बोला।
जो आप नीता के बारे में बोलती हो? हमेशा मुझे नीता के खिलाफ भड़काती रहती हो। क्यों मम्मी, क्यों? बहू और बेटे में इतना फर्क क्यों? समीर की बातें सुनकर सुमिता थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने अपनी बहू के साथ बुरा व्यवहार किया है। फिर वो अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, समीर ने मेरी आंखें खोल दी है। आज के बाद मैं कभी तुझसे ऐसी बातें नहीं करूंगी। उस दिन के बाद सुमिता अपनी बहू से कभी ऐसी बातें नहीं करती और तीनों खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन नीता अपने बॉस को लेकर घर आती है। वो अपने बॉस को समीर और सुमिता से मिलवाती है। बॉस के जाने के बाद सुमिता कहती है, तुम अपने बॉस को यहाँ क्यों लेकर आई? मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? मम्मी, मुझे घर आने में देर हो रही थी तो सर मुझे घर तक छोड़ने आ गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहू, कौन बॉस होता है जो अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की को उसके घर छोड़ने जाएगा? तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? माँ, अब फिर से शुरू हो गई? हाँ हाँ, हो गई शुरू। अब मुझे कोई भी चुप नहीं करा सकता। मैं नहीं देख सकती ये सब। इस तरह सुमिता ने अपनी बहू और बेटे के सिर में दर्द कर दिया। सुमिता और नीता को लगा था कि उनकी माँ सुधर गई है, लेकिन ये तो उनका वहम था।